हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह सेट। और आप लोगों को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से कौन नहीं थी। 1935 के मुख्य विशेषता में से कौन नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भी किया गया, यह भी सत्य है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, तो यह भी सही है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था, यही गलत है। जो अवशिष्ट जो शक्ति थी वह केंद्र को दिया गया था, प्रांतीय विधायक को नहीं दिया गया, इसलिए एक का 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। जेबी कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी या टी रामकृष्णाचार्य। तो एक गैर कांग्रेसी मेंबर था भीमराव अम्बेडकर, 2 नंबर सही है, भीमराव अम्बेडकर। अगला है 3 नंबर, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, परंतु इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के 1 में ए में किया गया, 19 के 1 में किया गया है, 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया गया था किसके द्वारा। तो भाषाई राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन धर कमीशन के रिपोर्ट पर किया गया था, 2 नंबर सही है, धर कमीशन। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इसमें कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख है। यह तत्व के सामाजिक क्रांति के दस्तावेज कहा जाता है, यह अनुच्छेद 38 में है। और अनुच्छेद 38 में इसका उद्देश्य दिया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 37 में इसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है, इसकी प्रकृति की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। आगे देखिए 6 नंबर, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है क्या। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष और निरंतर जवाबदेही होता है, 1 नंबर सही है। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है यह कनाडा से लिया गया है, कनाडा से ग्रहण किया गया है। आगे देखिए 8 नंबर, कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्षों तक। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, और यह अपवाद था, 3 वर्षों तक अधिकतम लगाया जा सकता है। लेकिन अपवाद में पंजाब है, पंजाब में 4 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह पहली बार 6 माह के लिए लगाया जाता है, 6 माह के लिए पहली बार लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा विकल्प गलत है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होता है, जो बिल्कुल गलत है। यह उच्च सदन में भी होता है और निम्न सदन में भी होता है, इसलिए 3 नंबर गलत है, बाकी आपका सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो जो ये संविधान का जो संशोधन का विधेयक होता है, यह केवल या तो लोकसभा में या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। और धन विधेयक केवल, जो अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो यह कथन किसका था। तो ऑप्शन को देखते हैं। तो यह कथन के.एम. नाम्बियार का है, के.एम. नाम्बियार के द्वारा ही कहा गया था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी
प्रावधान का संशोधन हो सकता है किस माध्यम से? तो इसका संशोधन कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से होगा। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें भूमि से संबंधित विवादों का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 371 का ए निम्नलिखित राज्यों में से किसके या किनके संदर्भ में विशेष उपबंध की व्याख्या करता है? अनुच्छेद 371 का संबंध नागालैंड राज्य से है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर एक 371 का बी की बात करता है तो वह असम हो जाता है। 371 के डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। 15 नंबर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। 2 नंबर सही है। भारत ने पेरिस पैराओलंपिक के खेलों में कुल कितने मेडल जीता था? तो भारत के द्वारा कुल 29 मेडल जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 29 मेडल, जिसने 7 गोल्ड है, 9 गो सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल था। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल है, कुल 29 है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। चीन में इस आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो इसका संबोधन एस जयशंकर के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इमैनुअल मैक्रों का संबंध फ्रांस से, या फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया था? संपूर्णता अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो इसका जो आयोजन होगा यह पाकिस्तान में किया जाएगा। पाकिस्तान में 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को खेला जाएगा। हाल ही में एलआईसी के प्रबंधन निर्देशक एमओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप मोहंती को बनाया गया है। आगे देखते हैं 24 नंबर, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। 1 नंबर सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 25 नंबर, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है? जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज तमिलनाडु राज्य में किया गया है। भारत के अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफल प्रशिक्षण ओडिशा से किया गया, ओडिशा से किया गया है। हाल ही में किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज की गई है? तो इसकी खोज नागालैंड राज्य में किया गया। इसकी खोज नागालैंड राज्य में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो इसका शुभारंभ सूरत में किया गया है। भारत में पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रतिवर्ष मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता और यह पहली बार 1923 में मनाया गया था। 1 नंबर सही है, 1923। मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो मेगास्थनीज के अनुसार समाज को 7 भागों में बांटा गया था। 2 नंबर सही है, 7। अगला है 32 नंबर, मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुआ था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ था। तो देखिए वंश को याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है, हसीन मासूकात। हसीन मासूकात इसका फॉर्मूला है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और का से कण्व वंश और त से सातवाहन। क से कण्व और त से सातवाहन हो जाएगा। तो यह एक शॉर्ट तरीका याद रखने का वंश को सीरीज में। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। तो 33 का 3 सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय शांति देवी किस जिले से संबंधित है? शांति देवी का संबंध बिहार के छपरा जिला से है। यह भारत छोड़ो आंदोलन में काफी सक्रिय रही थी। इनका संबंध बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से है। अगला प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया। 2 नंबर सही हो जाएगा, 1927। कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस की सदस्यता हेतु नियंत्रण अर्हता निर्धारित किया गया था? तो इसके सदस्यता हेतु जो नियंत्रण अर्हता निर्धारित किया गया था यह अहमदाबाद अधिवेशन में किया गया था। 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन में से किसका मिलान गलत है? सुनरन अमेरिका में है और टकला मकान चीन में है। कारकुम अफगानिस्तान में, यह गलत है। कारकुम जो है यह तुर्कमेनिस्तान में है, न कि अफगानिस्तान में, यह नहीं है, यह तुर्कमेनिस्तान में है। इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। 37 में कहा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो हम लोग 38 को देखते हैं। जो पक्षीपाद डेल्टा होता है वह मिसिसिपी मिसौरी नदी पे बनता है, मिसिसिपी नदी पे बनता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पे है? तो सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यह प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। 3 नंबर सही हो जाएगा। प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। 41 नंबर है, इसमें कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी का उत्पन्न यह भी त्रिमिकम पहाड़ी से पश्चिमी घाट से होता है। कावेरी का जो यह भी उत्पन्न ब्रह्मगिरी से पहाड़ी होता है। ताप्ती नदी का उद्गम यह सतपुरा रेंज से, जो पश्चिमी घाट पर नहीं है, यह इसका उत्पन्न सतपुरा रेंज से होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर? वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार का विकास इसी पर आधारित है। तो 42 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है 43 नंबर, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी में चूना और क्षार का कमी पाया जाता है? तो बलथर मिट्टी यानी बलुआ मिट्टी में चूना और जिसमें बालू अधिक हो उसी को बलथर मिट्टी कहा जाता है। इसमें चूना और क्षार की कमी पाया जाता है। बिहार बंधु का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बिहार बंधु का प्रकाशन 1874 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? लघु वित्तीय बैंकों का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि 100 करोड़ रुपया होता है। 2 नंबर सही है। अगला है 46 नंबर, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव पौधारोपण से है। 1 नंबर सही है, मैंग्रोव पौधारोपण। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर, रोसस्वी तरंगे से आप क्या समझते हैं? तो इसका संबंध रोसस्वी तरंगों का संबंध हो जाएगा निचले वायुमंडल की पवन से अधिक ऊंचाई वाले पवनों में वृहता घुमावदार बहाव से और केवल कोरियोलिस बल से प्रभावित। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। उस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? उसम मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो यह नवादा जिले में पाया जाता है। यह बिहार का नवादा, यहीं पे ककोलत झरना भी है। आगे है 49 नंबर की हिंद महासागर द्विध्रुवीय के सकारात्मक चरण से है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया से अधिक वर्षा होता है। इंडोनेशिया से यहाँ पर अधिक वर्षा होता है। इवाला का निर्माण किसे कर्ता के द्वारा किया जाता है? इवाला का निर्माण भूमिगत जल से होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, भूमिगत जल। आगे देखिए 51 नंबर, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप वक्र जो है यह मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच को संबंध को दर्शाता है। फिलिप वक्र मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच को संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? अल्पाधिकार का मतलब होता है बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व। बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है। तो यही इसी को अल्पाधिकार कहा जाता है। यानी कुछ व्यक्ति, अल्प व्यक्तियों का वहां पे अधिकार है, उसे अल्पाधिकार कहा जाता है। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद होती है किसके लिए? जो उच्च मुद्रास्फीति होता है वह घरेलू मजदूरों के लिए फायदेमंद होता है। निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा के घटक नहीं है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग प्रणाली के साथ जमाव यही संकीर्ण मुद्रा का घटक नहीं है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाएगा तो सर्वाधिक वृद्धि होगी उसके आयतन में सबसे अधिक वृद्धि होगा। जब एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाएगा तो उसके आयतन में सबसे अधिक वृद्धि होगा। 56 नंबर देखिए, इसमें कहा गया एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सर्विस का उपयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्विस का उपयोग किया जाता है। अगला है 57 नंबर, सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? तो यह सबसे अधिक छोटे बच्चों में पाया जाने वाला एक रोग है या विकार है। अगला प्रश्न 58 नंबर कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में
शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली। डिंब वाहिनी नली इसका सही आंसर है। यहीं पर शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है और डिंब वाहिनी नली को फ्लोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। शुक्राणु का निषेचन डिंब वाहिनी नलिका या फिर फ्लोपियन ट्यूब में होता है। 59 नंबर में कहा गया कि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है किसका? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। इसका फॉर्मूला, इसका शॉर्ट ट्रिक है जातानी। जस्ता, तांबा और निकेल, जातानी से याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर कभी भी नहीं होता है। ध्वनि के पुनः उत्पादन के लिए ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है किसका? तो ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 62 नंबर कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो एक परजीवी को दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को उप परजीविता कहा जाता है। देवदार, फर, स्प्रू, लॉच और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाया जाता है। तो यह सबसे अधिक जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी प्रकार के पेड़ों में पाया जाता है। आवृतबीजी है, यह सभी आवृतबीजी का उदाहरण है। गॉड पार्टिकल है क्या? गॉड पार्टिकल एक हिग्स बोसॉन है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। 65 नंबर देखिए, इसमें कहा गया है कि सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सही है? यह एक समान परिरक्षक है। इसका उपयोग जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, या इसका उपयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है। तो 65 का इसमें तीनों ऑप्शन सही है। 65 का तीनों सही है। अगला है 66 नंबर, इसमें सूची 1 का 2 को मिलान करना है। फल की प्राप्ति कहाँ होता है? तो फल की प्राप्ति अंडाशय से होता है। बीज की प्राप्ति बीजांड से होगा और बीज जो बनता है वो बीजांड में बनता है। फल अंडाशय में बनता है। काष्ठ यह तना होता है और मंड पत्ती से प्राप्त होता है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 3, 2। 67 नंबर में कहा गया है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? दोनों का वनस्पतिक उद्भव, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, या फिर दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होता है। तो 67 का गलत इसमें यह है कि आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, जो बिल्कुल गलत है। यह आयोडीन के साथ नहीं बल्कि स्टार्च के साथ यह रंग प्रदान करता है, नीला और लाल। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है किस वजह से? तो इंद्रधनुष का जो दिखाई देने की जो वजह है वह सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण की वजह से होता है। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। 2 नंबर सही है। 69 नंबर में कहा गया कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे किसका बना होता है? तो पॉलीथीन की थैलियां पॉलीमर का बना होता है। पॉलीमर का बना होता है। 3 नंबर सही उत्तर है। आगे देखिए 70 नंबर, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णाध रोग से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि 70 का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। उसमें केवल महिलाओं में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। परमाणु जीन जिम्पिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन पादप किसने किया था? जीन जिम्पिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रतिपादन बारबरा मेविल-टॉक के द्वारा किया गया। 2 नंबर सही है, बारबरा के द्वारा किया गया है। 72 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो यह अवसाद कहलाता है। नीचे अवसाद कहलाता है। जब आप जल में कुछ मिट्टी के कण को घोलेंगे, कुछ मिट्टी को घोलेंगे तो जो मिट्टी होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो उसी को अवसाद कहा जाता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है। 74 नंबर है कि अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसे भस्मीकरण कर दे, उसे भस्म कर दिया जाए या जला दिया जाए। सहतूत साल बनाई जाती है किससे? जो सहतूत का जो साल होता है वह चीरू के बालों से बनाया जाता है। चीरू के बालों से बनाया जाता है। यदि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A अनुपात का मान 7:6:5 है और ABC 27 है तो 1/A + 1/B + 1/C का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ से इन तीनों से बराबर करके आप ABC का मान निकाल लीजिए। उसके बाद फिर ABC का मान रख के देखिए वो 27 के बराबर आ जाएगा, तो बस इसका भी मान आपका निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 6। सीता ने 5,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया। यदि सीता अर्धवार्षिक आधार पर
चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसने अपने खाते में कितनी राशि ज्यादा मिल जाएगी। तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज से फिर निकालना पड़ेगा। तो अर्धवार्षिक रूप से अगर दिया गया हो तो इसमें समय दुगुना हो जाता है, यानी 4 वर्ष हो जाएगा, दर घट के आधा हो जाता है, यानी 5% हो जाएगा। तो इसको 77.5 ₹77.5 अधिक मिलेगा। 78 नंबर देखिए कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो ए बी के मासिक आय क्या होगा। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7200 रुपया। 79 में देखिए रीजनिंग दिया गया है, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 6 2 8 है, 18 2 20 है, 21 2, यहाँ पे सेम 21 का 21 रख दिया, नहीं बढ़ाया है। फिर यहाँ पे 9 2 11, 20 2 22, बीच में 2 का बढ़ाया और बीच में छोड़ दिया है। देखिए 22 2 24, 15 2 17, 23 का 23, 5 2 7 और 12 2 14 हो गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही इसका करेक्ट है कि आई कैन हेयर यस्टरडे, आई कम हेयर यस्टरडे सही उत्तर है। 81 नंबर में दिया गया कि आइटम फ्रेजेस चुनना है, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इन स्मॉल नंबर्स। 82 का सही उत्तर है ऑप्शन डी एरिना। आगे 83 नंबर, निम्नलिखित में से आने वाली अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 83 का अगली संख्या क्या होगा, पहले 29 है, फिर 31, फिर 34, यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ गया है 9, 7 बढ़ा, यहाँ पर 7 के बाद फिर बढ़ा दिया यहाँ पे 11। यहाँ पे देखिए जो है ना, यह अभाज्य संख्या को बढ़ा रहा है, 2 3 5 7 11, तो फिर 57 हो जाएगा। 84 में दिया गया है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम जो है यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था और इसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 तक है और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 74 से लेकर 1978 तक रहा था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंत तक लड़ो, यही उसका आदर्श वाक्य था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया गया था और इसका अंत दांडी पहुंच के खत्म हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया है। 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो वह था हैदराबाद के निजाम। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ का हैदराबाद को सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में मिला लिया गया था। यदि कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कथन था यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था और 0 आवर के तहत सभी बड़े बड़े लोगों को या फिर देशभक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद एक दार्शनिक पुस्तक है। आगे देखिए 91 नंबर, जब्ती प्रणाली किसकी उपज था। तो ये जो जब्ती प्रणाली है यह अकबर का उपज था। 92 नंबर में मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक दिया गया और दूसरे तरफ विषय दिया गया है। तिरुकरुल पुस्तक यह दर्शन से संबंधित है। तोलकाप्पियम का संबंध व्याकरण से है। शिल्पादिकरम इसका संबंध प्रेम कथा से है और मणिमेखलाई का संबंध वर्णिक कथा से हो जाएगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। वह स्थान जहां पाकू अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, तो वह स्थान का नाम हो जाएगा अनुराधापुर, श्रीलंका में है। यहीं पर प्राकु अशोक की ब्राह्मणी लिपि का पता चला है जो श्रीलंका में स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो उसे पहला मराठा सरदार का नाम है पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसी ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था और 1802 ईस्वी में वसीम के संधि के तहत यह सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद को सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया था। तंजौर और मैसूर को 1799 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया। अवध को 1801 ईस्वी में ब्रिटिश में मिला दिया गया था सहायक संधि के तहत। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो ASL श्रीवास्तव ने शाहजहां के कार्यकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है।
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्योर जीन्स शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ या कहाँ है, तो वह उत्तर मेरूर में स्थित है। 97 नंबर देखिएगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया, राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया है। नरसिंहवर्मन के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, जो पल्लव वंश से संबंधित है। आगे है कि वर्साय के संधि कब हुआ था। वर्साय का संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। एक नंबर सही है, 28 जून 1919 को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आया था। पहला परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान में पहली बार परमाणु बम पटका गया, उसी को परमाणु आपदा कहा जाता है और इसमें लिटिल बम था। आगे देखिए कि 100 नंबर यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक हो जाएगा थॉमस मोर। थॉमस मोर यूटोपिया का लेखक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 9 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और भाइयों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।